हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की एंड उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता लगाने से पहले हमें उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ के बारे में जनरल आइडिया होना ज़रूरी है, जो कि मैंने मेरी प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ के बारे में जानिए, तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में ईजिली समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं कि जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि वो एनर्जी की अमाउंट जो हमें चाहिए हमारे एटम गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो जो मैग्नीट्यूड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो हमें क्या देता है, क्लू देता है कि हमें कितनी एंथैल्पी चाहिए ताकि हम उस मेटल को पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज कर सकें, उसके कंपाउंड के अंदर। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है कंपाउंड की, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड हैं उनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड से पता लगा सकते हैं कि जितनी कम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही कम क्या होगा, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। क्या जितनी कम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब वो उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और इजीली पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन कर लेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट उसने इजीली गेन कर ली तो वो एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी कि उतना ही स्टेबल वो उसका कंपाउंड बनेगा। जैसे हम बात करें कि हमने बोला कि निकल 2 के कंपाउंड एंड प्लैटिनम 2 के कंपाउंड का हम करें कंपैरिजन, तो निकल 2 के कंपाउंड के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आती है 2.49 इंटू 10⁻³ और प्लेटिनम के लिए आती है 2.66 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू निकल के लिए ज़्यादा है। तो हमने बोला कि Ni2 पॉजिटिव हमारा ज़्यादा स्टेबल है Pt2 पॉजिटिव से, क्योंकि हमारी आयनाइजेशन जो एनर्जी है उसकी वैल्यू Ni2 पॉजिटिव के लिए कम है Pt2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही स्टेबल उसका कंपाउंड। तो निकल +2 के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे प्लेटिनम 2 के कंपाउंड से। वहीं हम कंपैरिजन करें निकल 2 के कंपाउंड, निकल 4 एंड प्लेटिनम 4 के कंपाउंड्स का, तो निकल 4 के कंपाउंड्स के लिए होती है 8.8 इंटू 10⁻³ आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू और प्लेटिनम के लिए होती है 6.7 इंटू 10⁻³। तो प्लेटिनम 4 के लिए कम है इन कंपैरिजन टू निकल 4। तो जो प्लेटिनम 4 के कॉम्प्लेक्सेस हैं होंगे ज़्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू निकल 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की एप्लीकेशन देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स फाइंड आउट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करें कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो हमारी डिपेंड करेगी उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड्स की सॉल्यूशन के अंदर वो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 पे डिपेंड करेगी, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करेगी। अब E0 की वैल्यू हमारी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये हमारी डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे। 3 फैक्टर्स आएंगे फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए: एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी: एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। अब बात करें कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, तो हम मेटल को सॉलिड स्टेट्स में से मेटल को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए
जितनी अमाउंट एनर्जी की चाहिए वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर मेटल को उसके आयन में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वो कहलाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड है हाइड्रेशन, कि मेटल के आयंस को वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े वो कहलाएगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन तीनों का जो टोटल है वो हमारा अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब टोटल एनर्जी है किसी भी प्रोसेस के लिए जिसमें सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन एक साथ हो रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए तीनों एंथैल्पीज का सम उसकी टोटल एंथैल्पी देगा। अब टोटल एंथैल्पी चेंज है जब सॉलिड मेटल M को हम एक्वस मीडियम में ला के उसके आयन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो अपोज स्टेप हैं इनको हम किसी साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू बता सकते हैं जिसको बोला जाता है बोर्न हैबर साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस में कैसे कि मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसको हम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी और इसको चेंज कर देंगे M पॉजिटिव के अंदर। फिर इसको देंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी और चेंज कर देंगे इसको M पॉजिटिव गैशियस के अंदर। और ये हमारा इसको सब्लिमेशन देंगे तो सॉलिड से हमारा गैस के अंदर चेंज होगा। और यहाँ से हम इसको दें आयनाइजेशन एनर्जी तो ये हमारा मेटल गैसियस स्टेट से मेटल का आयन बन जाएगा गैसियस स्टेट के अंदर। तो इन स्टेप्स का सम हमारा कहलाता है बोर्न हैबर साइकिल और ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं फिर हमारे वो मेज़र होंगे किसके, डेल्टा टी एच के मेज़र होंगे, टोटल एंथैल्पी के मेज़र होंगे हमारे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्वांटिटेटिवली जो स्टेबिलिटी है ट्रांजिशन मेटल आयन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उसका हम पता लगा सकते हैं उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा की हेल्प से। तो जितना कम हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही स्टेबल होगी। कि जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रोड का उतनी ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ट्रांजिशन मेटल की एक्वस मीडियम के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें तो कंपैरिजन करना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जब हम M2 पॉजिटिव स्टेट M स्टेट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंपैरिजन करें और M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव की एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और M2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके M2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो इस केस में अलग अलग मेटल्स के लिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं वो क्या ट्रेंड शो करते हैं सीरीज के अंदर उसकी हमें बात करनी है। पहले हम बात करेंगे कि M2 पॉजिटिव और M जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका क्या ट्रेंड आएगा। तो सबसे पहले बात आई कि कोई रेगुलर ट्रेंड ये शो नहीं करते। हाँ, इनके लिए नेगेटिव वैल्यूज आती हैं जो कि टाइटेनियम से वैनेडियम पे तो नेगेटिव इनका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्रोमियम पे भी डिक्रीज होगा, फिर क्रोमियम से मैंगनीज पे मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, फिर आयरन से कोबाल्ट निकल की तरफ जाएं तो फिर डिक्रीज होता है। फिर कॉपर की बात करें तो कॉपर के केस में हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव से M का पॉजिटिव आता है। जिंक के केस में फिर से नेगेटिव वैल्यू आती है। तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इनका, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर पॉजिटिव वैल्यू फिर डिक्रीज। तो हम नहीं बोल सकते कि ये कोई जनरल ट्रेंड शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी हैं वो भी कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करती। इस वजह से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करेगा।
एक जनरल सा ट्रेंड यही बनता है कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं लेस नेगेटिव ई वैल्यू होती जाती है सीरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट और सेकंड है उनका जो सम है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है। उस वजह से हमारी जो जनरली ई नोट वैल्यूज जो हैं वो लेस नेगेटिव होती जाती हैं। फिर इनमें बात आती है कॉपर में। हमने बोला कि बाकी सारे एलिमेंट जो 3D सीरीज के हैं वो शो करते हैं नेगेटिव वैल्यू, जबकि कॉपर अकेला पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। इसका यूनिक बिहेवियर है। यूनिक बिहेवियर की वजह से ही ये हमारा एसिड्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करता है, और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है HNO3 और H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करता है। सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्ट करता है। इसका रीज़न क्या है कि इसकी ई नोट वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जो कॉपर के लिए सम है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाती। इस वजह से इसके लिए ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। फिर हम बात करें कि जो मैंगनीज, निकल और जिंक है ये हमारी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं एक्सपेक्टेड से। क्यों? क्योंकि इनकी ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड डी सब शेल मैंगनीज 2 पॉजिटिव के अंदर, कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल जिंक के अंदर। तो इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा, तो इनकी मोर नेगेटिव वैल्यू आती है। और जो निकल का एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो है कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। उस वजह से निकल भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। तो हमने बात की है M2 पॉजिटिव। M का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा कि पहली बात आई कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कोई रेगुलर ट्रेंड शो नहीं कर रही। फिर है कि जनरली लेस नेगेटिव होती जाती हैं वैल्यूज सीरीज के अंदर, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है वो बढ़ता जाता है। फिर कॉपर यूनिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि कॉपर के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का सम है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाती। नेक्स्ट है मैंगनीज, निकल, जिंक हमारे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं एक्सपेक्टेड से, क्योंकि मैंगनीज के पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, जिंक के पास फुली फील्ड स्टेबिलिटी है, और निकल के अंदर हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। तो उस वजह से ये तीनों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। फिर हम बात करें कि M3 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कि जो हमारा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव है उसके लिए बहुत लो वैल्यू आती है, क्योंकि हमारा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है स्टेबल, तो हमारा स्कैंडियम 2 पॉजिटिव क्या करेगा, ईजिली एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में चेंज होना चाहेगा। तो इस वजह से इसके लिए ई नोट वैल्यू कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाईएस्ट वैल्यू आती है जिंक की। क्यों? क्योंकि हमारा जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनता है वो हमारा बनता है स्टेबल D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो अब ये इसकी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहता, इस वजह से इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से इसके लिए ई नोट की वैल्यू मैक्सिमम आती है, हाईएस्ट आती है। नेक्स्ट है कि हाई वैल्यू आती है मैंगनीज 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव, मैंगनीज 2 पॉजिटिव के लिए हाई वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज 2 पॉजिटिव का हमारा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, इसके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब ये स्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी को लॉस नहीं करना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 हो जाएगा। D4 स्टेबल है नहीं, तो इस वजह से ये भी हाई वैल्यू शो करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। नेक्स्ट है कि Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव के लिए लो वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव हमारा D5 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा जो कि होता है स्टेबल। तो इस वजह से Fe2 पॉजिटिव ईजिली एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके D5 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा। नेक्स्ट है कि लो वैल्यू होती है वैनेडियम के लिए। क्यों? क्योंकि V2 पॉजिटिव जो आयन है वो हमारा होता है स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर हाफ फील्ड T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उस वजह से वैनेडियम के लिए लो वैल्यू आती है।
ई नोट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी और ई नोट वैल्यूज कैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो वाइडली वेरी करती है, चेंज होती रहती है। इनमें से कुछ हमारे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मिनरल एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि कुछ एक है नोबल कि वो हमारा रिएक्ट ही नहीं करते सिंपल एसिड्स के साथ। क्या बोला कि इनकी रिएक्टिविटी वेरी करती रहती है, कि कुछ तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मिनरल एसिड में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे है कि जो नोबल मेटल हैं और वो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ। तो कुछ रिजल्ट मिलते हैं ऐसे हम केमिकल रिएक्टिविटी के, जिनको हम उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि जो मेटल्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कॉपर को छोड़ के, जिनकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव आती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरी सीरीज से। तो वो हमारे क्या करेंगे, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं वो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव, और वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं H पॉजिटिव आयंस के द्वारा। हाँ, रेट लो होता है पर वो हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे टाइटेनियम और वैनेडियम है वो हमारे होते हैं पेसिव डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिनका लेस नेगेटिव होगा ई नोट वैल्यू, जैसे M2 पॉजिटिव M के लिए सीरीज के अंदर, वो इंडिकेट करते हैं कि उनकी कैटायन मतलब M2 पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी कम हो रही है। जिनके लिए लेस नेगेटिव वैल्यू आएगी M2 पॉजिटिव M की, वो किसी सीरीज के अंदर, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है डाइवैलेंट कैटायन बनाने की। फिर जिनके लिए ज़्यादा मोर नेगेटिव ई नोट की वैल्यू आती है एक्सपेक्टेड से, जैसे मैंगनीज निकल और जिंक थे, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं Mn2 पॉजिटिव Ni2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर। फिर जो ई नोट वैल्यूज़ हैं रेडॉक्स कपल M3 पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव की, वो इंडिकेट करती हैं कि हमारे मैंगनीज 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्या शो कर रही हैं ये, कि हमारा Mn3 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव आयन हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जबकि जो हमारे टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा सकते हैं। क्या कि रेडॉक्स कपल M3 पॉजिटिव M2 पॉजिटिव की वैल्यू इंडिकेट करती है कि मैंगनीज 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए इतनी हाई पॉजिटिव वैल्यू आती है ई नोट की, कि वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और फिर हम बात करें टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव एंड हमारा क्रोमियम 2 पॉजिटिव, तो ये हैं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनके लिए बहुत ही नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है, और ये हमारे क्या करा सकते हैं, ये डाइल्यूट एसिड का भी रिडक्शन करा के उसमें से H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी की। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।